नमस्कार दोस्तों, एक्सेल कोड चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या क्या होती है? तो पहली होती है इफ स्टेटमेंट, दूसरी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी होती है स्विच स्टेटमेंट और चौथी होती है गो टू स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में पहले टेस्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर वो फॉल्स होता है तो कंट्रोल डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स पे जंप करता है। और ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमेशा रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स में लिखा जाता है, जिसका रिजल्ट आइदर 1 होता है या 0 होता है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट 1 आता है और एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो फ्लोचार्ट देखते हैं तो ये ओवल शेप सिंबल स्टार्ट और एंड को दर्शाता है। ये एरोस फ्लो कंट्रोल का फ्लो दिखाने के लिए यूज होता है। ये रेक्टेंगल प्रोसेसिंग स्टेप दिखाता है। फॉर एग्जांपल सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये पैरेललोग्राम नंबर को इनपुट या आउटपुट करने के लिए दिखाया जाता है। और एक कंडीशन चेक करने के लिए इस डायमंड शेप का यूज होता है। फॉर एग्जांपल इफ नंबर ग्रेटर देन 10। तो इस स्टेटमेंट का फ्लोचार्ट क्या होता है तो अब हम देखेंगे। तो हम देख सकते हैं पहले इफ स्टेटमेंट में टेस्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर नहीं होगा तो उसकी ब्लॉक खत्म होने के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, सपोज वो स्टेटमेंट एक्स होगी तो वो एग्जीक्यूट होती है डायरेक्टली। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम की। मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट के क्या होती है तो अगर मैं पहले इसमें टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करता हूं तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो कि ट्रू ब्लॉक होगा, क्योंकि टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो हम लोग एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट कंटेन करता है। और उसके बाद कंट्रोल, अगर इफ टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है और ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्स पे जंप करता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाए तो ये एल्स एग्जीक्यूट करता है और एल्स एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्टेटमेंट एक्स पे जंप करता है। हम देख सकते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट थी और उसके बाद इमीडिएटली स्टेटमेंट एक्स पे जंप हो जाता है। फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है तब, क्योंकि ये ट्रू हो चुका है। और जब भी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ए एल्स ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद ये स्टेटमेंट एक्स पे जंप करता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होती है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। हम प्रोग्राम में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद होता है एलजीफ लैडर, जो कि मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। देख सकते हैं इफ एक्सप्रेशन वन, अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी। अगर एक्सप्रेशन टू ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी। अगर एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होती है। और इन सब में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो डायरेक्टली एल स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट होती है। इस पर मैं आपको बोलूंगा कि एल सी प्लेडर यूज करने से अच्छा आप स्विच स्टेटमेंट यूज करें उसके बतौर पर। तो स्विच स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और उस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू लिस्ट ऑफ केस वैल्यू के साथ टेस्ट की जाती है। और अगर वो दोनों मैच हो जाए तो जो भी मैच वैल्यू है उसका कोड जो भी एसोसिएट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके साथ जो भी कोड एसोसिएट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं स्विच एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ पे वन लिख दूं और एक केस वन होता है तो इसमें ब्लॉक वन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं लिखता हूं तो ये सब
केस कंटिन्यूली एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही इसका प्रोग्राम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। और जब भी डिफॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब हमें मैच फाउंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्विच 3 लिखता हूँ, पर मैंने केस 1 और केस 2 ही लिखा है, केस 3 मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये डिफॉल्ट में चला जाता है, क्योंकि 1 और 2 ही हमारे पास केस लिस्ट ऑफ केस अवेलेबल है। तो 3 तो मेरे पास नहीं है, तो डिफॉल्ट में जाता है और डिफॉल्ट ब्लॉक में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है, और उसको भी हमें ब्रेक करना पड़ता है। नहीं किया तो भी चलता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा इसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि सिंटेक्स वैसे ही लिखा जी गया है सी लैंग्वेज का। और जैसे ही अगर सपोज एक्सप्रेशन ट्रू होता है और केस वैल्यू 1 के साथ वो मैच हो जाता है, तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होने के बाद इमीडिएटली ब्रेक होने के बाद एक डायरेक्ट कंट्रोल स्टेटमेंट एक्स पे चला जाता है। तो हम देख सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में कंट्रोल आ गया है स्विच एक्सप्रेशन के पास। अगर सपोज मेरी वैल्यू 1 है और 1 के साथ ये मैच हो गया, तो हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 1, तो मैच हो गया है 1 के साथ। तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही ब्लॉक 1 का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो ये सीधा स्टेटमेंट एक्स पे चला जाता है। ये रिमेनिंग ब्लॉक स्किप कर देता है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि हमने वहां पे ब्रेक लिखा हुआ होता है। और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा पूरे सी लैंग्वेज का, तो इसके बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब हम लूप का यूज करते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स क्या क्या होते हैं। एक होता है वाइल लूप, दूसरा होता है डू वाइल लूप, तीसरा होता है फॉर लूप। वाइल लूप, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता होती है तब हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रन करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या नहीं, तो उसके लिए मैं नंबर को तब तक डिवाइड करूंगा जब तक मेरा नंबर 0 नहीं होता। तो उस केस में मैं जानता नहीं हूं कि मेरा नंबर कितना बड़ा होगा, मतलब ये 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा या 4 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का होगा। हम लोग नंबर ऑफ इटरेशन नहीं जानते, तब हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। व्हाइल टेस्ट कंडीशन, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स कंटेन करती है, तो बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाती है, और उसके बाद कंट्रोल आगे चला जाता है। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है और कंट्रोल आगे चला जाता है, मतलब ये वापस टेस्ट कंडीशन के पास आता है, और अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो वापस ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करता है। और अगर ये स्टेटमेंट वापस ट्रू हो जाता है तो ये पूरा बॉडी ऑफ द लूप वापस एग्जीक्यूट करता है, और ऐसे तब तक चलता रहता है जब तक टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हम फ्लो चार्ट के द्वारा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि व्हाइल का स्टार्ट हो चुका है। कंडीशन अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आगे चला जाता है कि जो भी कंडीशन लिखी होगी वहां पे चला जाता है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वापस कंट्रोल आगे चला जाता है कंडीशन के पास। अगर वापस कंडीशन ट्रू होगी तो ये वापस स्टेटमेंट ब्लॉक रन होता है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो व्हाइल लूप हमारा एंड हो जाता है। हम जब भी इसका प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डू व्हाइल लूप, हमने व्हाइल लूप में देखा कि हम लोग पहले टेस्ट कंडीशन इवेलुएट करते हैं, फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करते हैं। पर ये ऑपोजिट होता है व्हाइल लूप के, ये डू व्हाइल लूप थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। ये पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करता है और बाद में कंडीशन चेक करता है। तो हम देख सकते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। तो डू बॉडी ऑफ द लूप व्हाइल टेस्ट कंडीशन, तो पहले बॉडी ऑफ द लूप हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो भी ये लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाए तब भी ये लूप एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता है। पर व्हाइल लूप का वैसा नहीं होता। व्हाइल लूप जब भी हम पहले टेस्ट कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो जाती है, तो ये डायरेक्टली लूप के बाहर चला जाता है कंट्रोल। पर यहाँ पे वैसे नहीं होता, ये एटलीस्ट एक बार तो भी
बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करता है। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एटलीस्ट एक बार हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो चुका होता है। तो देख सकते हैं हम लोग डू व्हाइल स्टेटमेंट ब्लॉक, पहले स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डू व्हाइल के बाहर हम आ जाते हैं। तो इसमें एक ही वेरिएशन होता है, ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है व्हाइल लूप का। इसमें पहले स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तो हम अगर एक बार तो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हमारा लूप, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि डू व्हाइल लूप हम यूज करें, पर रेयरली ये यूज होता है, हम व्हाइल ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लूप जिसका नाम है फॉर लूप। जब भी हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता होती है तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अगर मैं 101 से 10 बार प्रिंट करना चाहता हूं मेरा नाम, तो मुझे पता है कि 10 तक मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, तो मुझे नंबर ऑफ इटरेशन पता है कि जो कि 10 है, तब मैं फॉर लूप यूज करता हूं। हमें स्टार्ट भी पता है जो कि 1 से है, और एंड भी पता है जो कि 10 तक है, और उनका बीच में का गैप फिक्स है जो कि हर एक से बढ़ता है, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 हम इसका यूज करेंगे तो लूप कैसे घूमेगा उसका पहले सिंटेक्स देखते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। इनिशियलाइजेशन में हम सिंपली एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और टेस्ट कंडीशन में हम लोग रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर इंटीजर इंडेक्स इक्वल टू 1, इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 10, इंडेक्स प्लस प्लस। तो पहले ये इंडेक्स इक्वल टू 1, इसमें 1 असाइन हो जाएगा इंडेक्स में। इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 10, हाँ ट्रू है, तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा जो कि इंडेक्स प्लस प्लस होगा, तो कि वो 2 हो जाएगा, तो वापस टेस्ट कंडीशन के पास कंट्रोल आ जाएगा और बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो हम देख सकते हैं टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट और टेस्ट कंडीशन में इसमें एक साइकिल होती है जो कि हम लोग प्रोग्राम में डिटेल में पढ़ेंगे क्या और कैसे एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप। तो हम लोग देख सकते हैं फॉर लूप का फ्लो चार्ट। पहले इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन है। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस टेस्ट कंडीशन पे आ जाता है, जो कि मैं बता रहा था साइकिल होती है। तो टेस्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं टेस्ट कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो ट्रू होगी तो वापस स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद वापस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जंप किया जाता है, और अगर इंक्रीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली तो वापस टेस्ट कंडीशन पे कंट्रोल आ जाता है, और ऐसे चलता रहता है जब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की ये वैल्यू टेस्ट कंडीशन में फेल हो नहीं जाती। अगर जब ये फेल हो जाती है तब स्टेटमेंट ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होता है और हम लूप के बाहर आ जाते हैं फॉल्स होने के बाद। तो इसको प्रोग्राम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट क्या क्या होती है। ये लूप के अंदर यूज की जाती है उनको फिनिश करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए। ये करंट कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट इटरेशन स्टॉप करती है और कंट्रोल नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर देती है। हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यू करती है लूप को। ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा करंट स्टेप मतलब जो भी इटरेशन होगा वो स्किप कर देती है, स्टॉप कर देती है इमीडिएटली, और उसके बाद स्किप कर देती है। स्टॉप एंड स्किप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होता है रिटर्न, एक स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्टली हमें प्रोग्राम का से एग्जिट करने के लिए मदद करती है।